अभिवादन स्वीकार करिए विनोद सिल्ला का। पुस्तक चर्चा में आज फिर प्रस्तुत हूँ मैं एक लघु कविता संग्रह लेकर। लघु कविता कविता संग्रह जिसका नाम है माउंट आबू प्रकृति की गोद में। और इस संग्रह के लघु कविताकार हैं सत्य प्रकाश भारद्वाज जी। सत्य प्रकाश भारद्वाज हरियाणा के शिक्षा विभाग में राजकीय विद्यालयों से हिंदी अध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्ति के बाद हाल फिलहाल दिल्ली में रह रहे हैं। बहुत से इनके लघु कविता संग्रह आए हैं। उनमें से एक संग्रह यह है माउंट आबू प्रकृति की गोद में। इनका माउंट आबू में आना जाना लगा रहता है। माउंट आबू में जो इन्होंने दृश्य देखे हैं उन दृश्यों को इस लघु कविता संग्रह में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। इस पुस्तक का मूल्य 395 रुपये है, जिसमें 120 पृष्ठों में 103 लघु कविताएं समाहित हैं। साहित्य भूमि नई दिल्ली ने इसे प्रकाशित किया है। इस लघु कविता संग्रह में 7 लघु अध्याय बनाए हैं। इन लघु अध्यायों में पांडव भवन, नक्की झील, प्रकृति के मनमोहक दृश्य, पर्वत शिखर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, पार्क और सरोवर, मधुबन, ये 7 लघु अध्याय हैं। सबसे पहला लघु अध्याय है पांडव भवन। पांडव भवन में वहाँ के माउंट आबू के भवनों का प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है इन्होंने। इनमें पांडव भवन, ओम शांति भवन, आनंद भवन, दादी मनमोहिनी भवन, त्रिलोकी भवन, डायमंड हॉल, गोडली स्टूडियो, डाइनिंग हॉल, शांति भवन। शांति भवन के बारे में इनका कहना है कि शांति भवन राजस्थान का सबसे बड़ा हॉल है और भारत का तीसरा सबसे बड़ा हॉल है और एशिया का 5वां सबसे बड़ा हॉल है। इसके बाद इन्होंने माउंट आबू स्थित नक्की झील के प्राकृतिक मनमोहक दृश्यों का वर्णन किया है कविताओं के माध्यम से। कुछ लघु कविताएं मैं आपके साथ साझी करना चाहूँगा। अब की बार लघु कविता का शीर्षक है आया पानी। अब की बार झील झरनों से, पहाड़ों से आया पानी, लबालब भर गई नक्की झील, लबालब भर गई नक्की झील। इस पानी में आसपास के वृक्षों की दिखती है परछाई। इस पानी में आसपास के वृक्षों की दिखती है परछाई। मछलियां भी करके उछल कूद जता रही हैं खुशियाँ। मछलियां भी उछल कूद करके जता रही हैं खुशियाँ। बारिश के बाद पानी से लबालब भरी नक्की झील का प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है इस लघु कविता के माध्यम से सत्य प्रकाश भारद्वाज जी ने। अगली इनकी रचना है माँ की गोद सी। झील में किया जब नौकायन, नक्की झील में किया जब नौकायन, अत्यधिक ममतामयी सी
हुई प्रतीत, लगा जैसे खेल रहे हैं नौनिहाल, खेल रहे हैं नौनिहाल अपनी माँ की गोद में। पर्यटकों पर्यटकों को पर्यटकों को खूब भाती है नक्की झील, पर्यटकों को खूब भाती है नक्की झील। नक्की झील में नौकायन करते समय सत्य प्रकाश भारद्वाज जी महसूस करते हैं जैसे वह नक्की झील में नौकायन नहीं कर रहा, बल्कि बल्कि वह नौनिहाल बनकर अपनी माँ की गोद में माँ की ममता प्राप्त कर रहे हैं। अगली रचना इनकी केवल अपनी सी। जब भी मैं झील के निकट बैठता हूँ बेंच पर, जब भी मैं झील के निकट बैठता हूँ बेंच पर, तब झील केवल अपनी सी, प्रकृति की सुकुमार सी, बहुत प्यारी सी होती है प्रतीत। नक्की झील रची बसी है मेरे तन में, नक्की झील रची बसी है मेरे तन मन में। सत्य प्रकाश भारद्वाज जी जब भी माउंट आबू जाते हैं, नक्की झील पर जाना नहीं भूलते। नक्की झील इनको अपनी सी लगती है। हम जहाँ एक स्थान पर अनेक बार जाते हैं तो निसंदेह उस स्थान से लगाव सा हो जाता है और वह स्थान अपना सा लगने लगता है। वही भावना सत्य प्रकाश भारद्वाज जी ने इस रचना के माध्यम से व्यक्त की है। एक लघु कविता में सत्य प्रकाश भारद्वाज ने रात्रि का दृश्य नक्की झील का वर्णन किया है। लघु कविता का शीर्षक है तैरते सितारे। जब नक्की झील को ढक लेते हैं बादल, जब नक्की झील को ढक लेते हैं बादल, तब यह और अधिक सुंदर होती है प्रतीत। आकाश के चमकते तारे लगते हैं पानी में तैरते से, आकाश के चमकते तारे लगते हैं पानी में तैरते से। ऐसा मनोरम दृश्य, ऐसा मनोरम दृश्य बनता है वर्षों में एक आध बार, ऐसा मनोरम दृश्य बनता है एक आध बार। आमतौर पर नक्की झील को बादल घेरे रहते हैं, लेकिन जब आसमान साफ होता है तब आसमान के सभी तारे नक्की झील में तैरते से प्रतीत होते हैं। सत्य प्रकाश भारद्वाज का मानना है कि यह दृश्य जिसमें तैरते से दिखते हों तारे, वर्षों में एक आध बार बनता है। अगली रचना है उछल कूद। शीतकालीन सुनहरी धूप नक्की झील को उछलने कूदने को कर देती है मजबूर। शीतकालीन सुनहरी धूप नक्की झील को उछलने कूदने को कर देती है मजबूर। झील की उछल कूद हरी भरी पहाड़ियों को भी बना देती है अत्यधिक मनोरम। झील की उछल कूद हरी भरी पहाड़ियों को भी बना देती है अत्यधिक मनोरम। झील के जलीय जीवों संग, झील के जलीय जीवों संग गाती है हवा भी मधुर गीत, गाती है हवा भी मधुर गीत। शीतकाल में जब निकलती है सुनहरी धूप, तब नक्की झील को उछलने कूदने को कर देती है मजबूर। झील की उछल कूद हरी भरी पहाड़ियों को भी बना देती है मनोरम। पहाड़ियों के दृश्य बिंब के रूप में
परछाई के रूप में नक्की झील में देते हैं दिखाई। झील के जलीय जीवों संग गाती है हवा भी मधुर गीत, गाती है हवा भी मधुर गीत। बड़ा सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया है सत्य प्रकाश भारद्वाज ने इस कविता के माध्यम से। अगली रचना है जिसका शीर्षक है नक्की झील। चांदनी रात में, चांदनी रात में नक्की झील में आसमान के चांद सितारे। चांदनी रात में नक्की झील में आसमान के चांद सितारे आ जाते हैं उतरकर। चांदनी रात में नक्की झील में आसमान के चांद सितारे आ जाते हैं उतरकर। जगमगाती है झील चांद तारों की रोशनी से। जगमगाती है झील चांद तारों की रोशनी से। आसपास की पहाड़ियों पर, आसपास की पहाड़ियों पर घरों में जलते बल्ब बनाते हैं मनोरम दृश्य प्रत्येक रात, बनाते हैं मनोरम दृश्य प्रत्येक रात। सत्य प्रकाश भारद्वाज का कहना है कि चांदनी रात में नक्की झील में आसमान के चांद सितारे आ जाते हैं उतरकर। जगमगाती है झील, चांदनी रात में झील भी जगमगाने लगती है चांद तारों की रोशनी से। जगमगाती है झील चांद तारों की रोशनी से। आसपास की पहाड़ियों पर घरों में जलते बल्ब बनाते हैं मनोरम दृश्य प्रत्येक रात। वास्तव में पहाड़ी क्षेत्र में रात के समय पहाड़ियों पर स्थित घरों में जलते बल्ब बहुत सुंदर लगते हैं कि जैसे आसमान नीचे उतर आया हो अपने सभी चांद और तारे लेकर। यह दृश्य मैंने भी बहुत बार देखा है। जब जब शिमला गया मैं तब तब कालका से शिमला टॉय ट्रेन में जाते समय ये दृश्य मैंने अवश्य देखे हैं। ठीक इसी प्रकार जब जब गया मैं श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर जाते समय रास्ते में बहुत बार ऐसे दृश्य देखे हैं जिन दृश्यों का वर्णन सत्य प्रकाश भारद्वाज ने अपनी रचना में किया है। अगली रचना है इनकी किया आकर्षित। आई जब वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदे, आई जब वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदे झील मुस्काई। पर्यटकों को भी बार बार आने के लिए किया आकर्षित। नौकायन करते हुए तो अत्यधिक नजदीक पाया नक्की झील को, अत्यधिक नजदीक पाया नक्की झील को। वर्षा ऋतु में, वर्षा के समय नन्ही नन्ही बूंदों के बीच नौकायन करते समय सत्य प्रकाश भारद्वाज नक्की झील को अपने मन मस्तिष्क के बेहद करीब पाते हैं। और उनका कहना है कि वर्षा ऋतु में नन्ही नन्ही बीचों के बूंदों के बीच नक्की झील पर्यटकों को बार बार आने के लिए आकर्षित करती है। अगली रचना है इनकी, अगला है इनका लघु अध्याय प्रकृति के मनमोहक दृश्य। इसमें कविता है जीवन बचाएं। जीवित रहने को प्राण वायु देने वाले प्रकृति के संरक्षक वृक्ष हैं महत्वपूर्ण। भोजन के बिना कुछ दिन, पानी के बिना कुछ घंटे, प्राण वायु बिन चंद मिनटों में हम त्याग देंगे प्राण। आओ पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं। आओ
पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं। चंद शब्दों में, 10 पंक्तियों में बहुत बड़ा संदेश दिया है सत्य प्रकाश भारद्वाज ने। बड़ी आसानी से समझा दिया इन्होंने कि भोजन के बिना हम कुछ दिन जीवित रह सकते हैं, पानी के बिना कुछ घंटे जीवित रह सकते हैं, लेकिन प्राणवायु के बिना, ऑक्सीजन के बिना चंद मिनट ही जिंदा रह सकते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन के अभाव में त्याग देंगे प्राण। अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए है तो आओ पेड़ लगाएं और जीवन बचाएं, पेड़ लगाएं और जीवन बचाएं। बहुत सुंदर संदेश दिया है इन्होंने अपनी इस रचना के माध्यम से। अगली रचना देखते हैं इनकी, अधिपत्य। हरे भरे सांगवान के वृक्षों पर, हरे भरे सांगवान के वृक्षों पर, अर्जुन के पेड़ों पर मनी प्लांट की बेलों ने जमा लिया अधिपत्य। पूरा भवन वृक्षों से, प्रकृति से घिरा हुआ सा हुआ प्रतीत, हुआ प्रतीत, हुआ प्रतीत। सांगवान के, अर्जुन के वृक्षों का वर्णन किया है जिनके ऊपर मनी प्लांट चढ़ गई, और मनी प्लांट चढ़ ही नहीं गई, उन वृक्षों पे अपना अधिपत्य भी जमा लिया। बहुत सुंदर वर्णन किया है सत्य प्रकाश भारद्वाज जी ने। आइए इनकी अगली रचना, मधुर संगीत में। बसंत ऋतु में निखर जाते हैं तने पत्ते व टहनियां। बसंत ऋतु में निखर जाते हैं तने पत्ते व टहनियां, खिल जाते हैं उपवन में सप्तरंगी फूल, खिल जाते हैं उपवन में सप्तरंगी फूल। मदमस्त हवा अपने संग उड़ा ले जाती है फूलों की महक, उड़ती हैं तितलियां, मंडराते हैं भंवरे, बनाते हैं परिवेश को मधुर संगीत में, बनाते हैं परिवेश को मधुर संगीत में। बसंत ऋतु का, खिलते फूलों का, फलती फूलती टहनियों का, उपवन का, मदमस्त हवा का दृष्टांत प्रस्तुत किया है। बहुत अच्छा प्रयास किया है प्रकृति के चित्रण का इन्होंने अपनी इस रचना के माध्यम से। अब इनकी एक रचना और देखते हैं जिसका शीर्षक है संभाव। हवा है सबको स्वीकार, हवा है सबको स्वीकार, हवा को भी सभी हैं स्वीकार। नहीं बदलते इसके रंग ढंग, अमीर को या फिर गरीब को देखकर। यह नहीं करती अमीरों की चापलूसी और गरीबों का तिरस्कार, रखती है सबसे संभाव, रखती है सबसे संभाव। हवा के माध्यम से सत्य प्रकाश भारद्वाज ने भेदभाव की, मानव की बुरी प्रवृत्ति का रहस्योद्घाटन किया है। प्रकृति का कोई भी अवयव मानव के साथ भेदभाव नहीं करता। इनका कहना है कि हवा संभाव रखती है, हवा अमीर की चापलूसी नहीं करती और गरीब का तिरस्कार नहीं करती। अगर वह गर्म है तो गरीब को भी, अमीर को भी गर्म ही लगेगी। अगर वह शीतलहर है, ठंडी है, तो भी गरीब को, अमीर को ठंडी ही लगेगी। सुहावनी है तो दोनों को सुहावनी लगेगी। बड़ा संभाव रखती है हवा। बहुत सुंदर वर्णन किया है। हवा के माध्यम से मानव को आईना दिखाने का प्रयास किया है सत्य प्रकाश भारद्वाज ने। इनकी अगली रचना है, लघु अध्याय है पर्वत शिखर। पर्वत शिखर में इन्होंने अरबुदा पर्वत, आबू पर्वत, गुरु शिखर सहित माउंट आबू स्थित अरावली की तमाम पर्वतमालाओं का चित्रण किया है।
सभी पर्वतों की क्या क्या खासियत हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे कैसे वहाँ प्राकृतिक दृश्य बनते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। इसके बाद इनका अगला लघु अध्याय है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का इन्होंने वो नक्काशी का, उसकी बनावट का बहुत सुंदर वर्णन किया है। आइए कुछ रचनाएं मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। दिलवाड़ा के जैन मंदिर से संबंधित रचना है इनकी, देखना इसे जरूर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर विख्यात है अपनी वास्तुकला, शिल्प व कारीगरी के लिए। यह जैनों के सांस्कृतिक वैभव का देता है परिचय। आओ जब भी माउंट आबू, देखना इसे जरूर। आओ जब भी माउंट आबू, देखना इसे जरूर। सत्य प्रकाश भारद्वाज आह्वान करते हैं माउंट आबू जाने वाले पर्यटकों से कि जब भी आप माउंट आबू आओ तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जरूर देखना। विख्यात मंदिर है ये। वास्तुकला, शिल्प और कारीगरी देखने योग्य है इसकी। यही आह्वान है सत्य प्रकाश भारद्वाज जी का। अगली रचना है इसकी, अत्यंत प्राचीन जैन मंदिर। आबू पर्वत पर डाकघर से उत्तर की ओर जाती है सड़क। आबू पर्वत पर डाकघर से उत्तर की ओर जाती है सड़क, जहां है स्थित दिलवाड़ा ग्राम। बना है जहां धवल संगमरमर से दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो है अत्यंत प्राचीन, जो है अत्यंत प्राचीन। इस लघु कविता के माध्यम से सत्य प्रकाश भारद्वाज प्राचीन जैन मंदिर दिलवाड़ा स्थित, दिलवाड़ा ग्राम स्थित मंदिर का रास्ता बता रहे हैं कि यह आबू पर्वत पर डाकघर से उत्तर की ओर जाती हुई सड़क पर स्थित है दिलवाड़ा ग्राम में, जो बना है धवल सफ़ेद संगमरमर से, और यह अत्यंत प्राचीन है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अगली रचना है इनकी, भाती है मन को। दिलवाड़ा का जैन स्थानक नक्काशी का है अद्भुत नमूना। दिलवाड़ा का जैन स्थानक नक्काशी का है अद्भुत नमूना। शिल्प सौंदर्य की सूक्ष्मता भाती है कोमल मन को। दिलवाड़ा के भवन विरासत हैं हमारे स्वर्णिम अतीत के। इन्हें सहेज कर रखना परम कर्तव्य, इन्हें सहेज कर रखना परम कर्तव्य बनता है हमारा, परम कर्तव्य बनता है हमारा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जैन स्थानक नक्काशी का अद्भुत नमूना बताया है सत्य प्रकाश भारद्वाज ने। शिल्प सौंदर्य की सूक्ष्मता, ये कहते हैं कि भाती है कोमल मन को। दिलवाड़ा जैन मंदिर के भवन विरासत हैं हमारे स्वर्णिम अतीत के, श्रमण संस्कृति के, जैन धर्म के अतीत हैं, विरासत हैं। और सत्य प्रकाश भारद्वाज जी इनको सहेज कर रखने का आह्वान करते हैं इस लघु कविता के माध्यम से। कहते हैं कि इन्हें सहेज कर रखना बहुत ज़रूरी है। अगला लघु अध्याय है इनका, पार्क और सरोवर। पार्क और सरोवर में ये पीस पार्क, ज्ञान सरोवर, मान सरोवर, आनंद सरोवर, शांति सरोवर का वर्णन करते हैं। वहाँ के मधुर सौंदर्य का वर्णन करते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। उनमें एक रचना है इनकी, विहंगम दृश्य। मान सरोवर की गगनचुंबी इमारतों की अंतिम छत से जब जब निहारे बाग बगीचे,
तब तब झूम उठा मेरा तन मन देखकर विहंगम दृश्य मानसरोवर का, देखकर विहंगम दृश्य मानसरोवर का। एक रचना और है, देखिए इनकी, आनंद सरोवर। पहाड़ी पर बने पार्क में जंगली जानवर लगते हैं ऐसे जैसे शेर और बकरी पी रहे हों पानी एक ही घाट में। आनंद सरोवर लुटाता है आनंद, बुलाता है बारंबार, लुटाता है आनंद, बुलाता है बारंबार। अगला है इनका लघु अध्याय मधुबन। मधुबन में इन्होंने मधुबन के बहुत से प्राकृतिक सौंदर्यों का वर्णन किया है, जिसमें एक रचना है, मैं आपके साथ साझी करूंगा। रहते हैं सदा खुशहाल, मधुबन के पहाड़ विशाल, रहते हैं सदा खुशहाल। मधुबन के पहाड़ विशाल, रहते हैं सदा खुशहाल। न कोई साथी न कोई संगी, न कोई पड़ोसी न कोई अपना, न कोई गैर, फिर भी किसी से न कोई गिला, न कोई शिकवा, न कोई गिला न कोई शिकवा। मधुबन के पहाड़ों के सुंदर चित्रण किया है इन्होंने। एक इनकी रचना है रोज गार्डन। माउंट आबू की एक शाम की हमने रोज गार्डन के नाम, माउंट आबू की एक शाम की हमने रोज गार्डन के नाम। यहाँ के फूलों की महक ने महका दिया मेरा तन मन गहराई तक। लाल गुलाबी श्वेत पीले व अन्य विभिन्न रंगों के खिले हैं सब तरंगी फूल, सिर्फ रोज गार्डन में ही नहीं बल्कि मेरे मन मस्तिष्क में भी, बल्कि मेरे मन मस्तिष्क में भी। रोज गार्डन देखकर अभिभूत हो गए सत्य प्रकाश भारद्वाज जी, जिनका कहना है कि रोज गार्डन में यहाँ लाल गुलाबी श्वेत पीले व अन्य विभिन्न रंगों के सब तरंगी फूल खिले हुए हैं। और उनका कहना है कि वो इन फूलों को देखकर, इस उपवन को देखकर, रोज गार्डन को देखकर वो इतने अभिभूत हुए कि उनको लगने लगा कि ये फूल मधुबन में नहीं बल्कि उनके मन मस्तिष्क में भी खिले हुए हैं, मन मस्तिष्क में भी खिले हुए हैं। एक और रचना है इनकी, बेमौसमी बादल। मधुबन में आ जाते हैं कभी कभी बेमौसमी बादल, जो नहीं विचारते वक्त बेवक्त, वक्ता बढ़ा देते हैं धड़कन किसानों के दिल की, उमड़ घुमड़ कर आते हैं बरस जाते हैं। वर्षा का इन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में वर्णन किया है, वहीं इन्होंने अपनी बेमौसमी बादलों को उल्हाना अता भी दिया है और कहा है कि मधुबन में आ जाते हैं कभी कभी बेमौसमी बादल, जो नहीं विचारते वक्त बेवक्त, बढ़ा देते हैं धड़कन किसानों के दिल की, उमड़ घुमड़ कर आते हैं बरस जाते हैं, उमड़ घुमड़ कर आते हैं बरस जाते हैं। कुदरत पर किसी का कोई अख्तियार नहीं, कुदरत अपने स्वभाव अनुसार ही चलती है। हम कुदरत का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं तो कुदरत जाहिर सी बात है पलटवार तो करेगी। जब हम कुदरत का प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग में संयमित होकर उपयोग नहीं कर रहे, अधीर होकर उपयोग कर रहे हैं, हम प्रकृति के संरक्षण के बारे में सोच भी नहीं रहे, तो प्रकृति अपना पलटवार तो करेगी ही। प्रकृति भी अधीर होगी, प्रकृति भी अनियमित होगी जब हम अनियमित रूप से उसका उपभोग करने लग रहे हैं। बहुत सुंदर संग्रह है, सभी रचनाएं अगर आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी तो फिर इस पुस्तक को कौन पढ़ेगा। पाठकों से मेरा आह्वान है कि ये पुस्तक साहित्यकार सत्यप्रकाश भारद्वाज से या फिर प्रकाशक से
खरीद कर अवश्य पढ़ें। इसके अंतिम पृष्ठ पर भी माउंट आबू स्थित भवनों के प्राकृतिक सौंदर्य के चित्र बने हुए हैं। बहुत आकर्षक पुस्तक है। इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, जिसमें विभिन्न प्रकार की माउंट आबू की प्राकृतिक सौंदर्य की जो छटा है उसको हूबहू चित्रण करने का प्रयास किया है सत्य प्रकाश भारद्वाज जी ने। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। फिर हाजिर होऊंगा किसी न किसी पुस्तक के साथ आपके समक्ष पुस्तक चर्चा में। इजाज़त दीजिए। विनोद सिल्ला को।